It's not starting my recording. Yes, done now. जी, मई जून 18 का हम कर रहे हैं और अपना ही वेरिएंट्स ऑफ कोर्स मैं करवा रहा हूँ, दूसरे वेरिएंट्स आप लोग खुद देखिएगा, कम से कम सेक्शन ए जरूर देखिएगा. सो आई एम गोना गो टू मई जून 18 ओ लेवल ए लेवल. एक सेकंड जी. या देयर वी आर. 16 का मैंने खोल दिया शायद, या 16 का. जस्ट लेट मी जस्ट लुक. Yes, there we are. Let's go straight to G question paper 22 summer 18, यानी कि 2 साल पहले जो आपका बैच था, जो भी पास आउट होके गए इससे पहले वाला बैच, उन्होंने दिया था एएस में. So let's quickly see the section A और उसके बाद हम इसको जितना हो उसका सेक्शन बी भी करेंगे. ठीक है. ओके, वी वर एट थाई इकोनॉमीज. ये हमने किया तो नहीं था? थाई इकोनॉमीज प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव. देख लो ये कंजम्पशन. सेक्शन ए किया था. सेक्शन ए कर लिया. ठीक है, ठीक है. सी पार्ट तक ओके, ठीक है. 3 डिमांड फैक्टर्स तक कर लिया था. इज दैट व्हाट यू सेइंग? उमर, इज दैट व्हाट यू सेइंग? ठीक है. जी सर. ओके ओके, लेट्स मूव टू डी पार्ट नाउ और लेट्स डिस्कस कि इसको हमने कैसे करना है. राइट जी. उसने एक जनरल क्वेश्चन दे दिया. वैसे आपका जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 20 का, दैट्स वेरी स्पेसिफिक टू द डेटा. तो डेटा के साथ काफी आपको जरा समझ के करना पड़ेगा. उसको इतना मुश्किल नहीं था. आई विल शो यू दैट ऑफ कोर्स. Discuss whether Thailand's government should be concerned that export and import spending represents the highest proportion of total spending in Thailand. Total spending क्या है जी? Aggregate demand. Aggregate demand is the total spending on goods and services by all 4 sectors. You know, private sector में consumers and producers आ जाते हैं, फिर government sector और फिर international trade. तो ये सारी जो हमारी total spending है, उसका मेजर पार्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स है. तो वो यहाँ पे हमें एक सजेशन दे रहा है कि डिस्कस करो, क्या थाईलैंड को, उनकी गवर्नमेंट को कंसर्न होना चाहिए कि वे रिलाइंग टू मच फॉर आवर जीडीपी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे, या परेशानी की बात नहीं है. तो हमने दोनों साइड बतानी है. डिस्कस वेदर थाईलैंड गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न्ड के लिए अप टू 3. व्हाई not concerned, और फिर up to 3 why concerned. Depending on the mark scheme, sometimes 2, sometimes 1. इस क्वेश्चन में 1 था for conclusion, कि क्या ओवरऑल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस वक्त परेशान होना चाहिए कि नहीं. सो राइट जी, आई विल शो यू द डेटा वंस अगेन. देखिए और थोड़ा सा मुझे बताइए कि एक्सपोर्ट्स आर अबाउट $280 बिलियन एंड इंपोर्ट्स आर $253 बिलियन. तो पहले तो देखें कि क्या हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है या डेफिसिट में है. उसकी बेस पे हमने पहले 3 मार्क्स लेने हैं. व्हाई द गवर्नमेंट शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट exports and imports being a major part of our aggregate demand, our total expenditure. Who will want to start here? कॉन्फिडेंस के साथ 3 मार्क्स सिर्फ लेने कि क्यों उन्हें कंसर्न नहीं होना चाहिए. कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आपको नजर आ रही है? फिर मैं नीचे भी डेटा दिखाऊंगा. सर उनकी जो सी टूरिज्म है वो काफी ज्यादा है. क्या ज्यादा है? सॉरी, टूरिज्म ज्यादा है. ठीक है, शाबाश. सर टूरिज्म ज्यादा है. पूरी बात करें बेटे, एक्सप्लेन करें. सर उनकी मोस्टली डिपेंडेंसी जो है वो उसके ऊपर है, टूरिज्म के ऊपर है. हाँ, ओके. तो बस यही समझ आ Are you रहा है. understanding the question? Why they should not be concerned? मुझे बताएं why they should not be concerned. इस टेबल को देख के बताएं. हाँ जी बेटे.
सर बिकॉज सरप्लस में है तो इतना नहीं मसला कि यस द करंट सॉरी नॉट द करंट अकाउंट हमारा पूरा नहीं है, सिर्फ हमें ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड सीम्स टू बी सरप्लस, अगर लिखना चाहो तो बाय 37 मिलियन 280 में से 253 निकाल दें। तो पहली बात तो ये कि बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है, उससे इनफ्लोज आर ग्रेटर इनटू द कंट्री, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, दे शुड नॉट बी कंसर्न्ड। दूसरा प्लीज देखिएगा ये एक्सट्रैक्ट 2 को थोड़ा सा देखें, इसमें भी केस बन रहा है कि व्हाई शुड दे नॉट बी कंसर्न्ड। मानूर के अलावा को और बताएगा? लेट्स से उमर ट्राई करें। जी सर, Extract 2 में कुछ अच्छी न्यूज दी हुई। जी उन्होंने ये कहा कि थाईलैंड टूरिज्म बढ़ता जा रहा है हर साल के बराबर, तो ये भी लिख सकते हैं। Again, they should not be concerned. The projected visitors into Thailand for tourism, उनके revenues भी दिए हुए हैं, बहुत बढ़ने वाला है। So it's basically an open economy. Thailand is an open economy जो international trade के through survive कर रहा है। So they should not be concerned. A, उनका balance of trade in goods and services इस वक्त surplus है by 37 billion. B, the projections for the upcoming years 16 and 17 look very good from compared to 15. तो basically they should not be concerned क्योंकि जो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसमें थोड़ा सा उन्होंने बताया था ऊपर कि चाइना में 6.6% पर एनम ग्रोथ रेट दोबारा शुरू हो गया है। चाइना इकोनॉमी के ऊपर थाईलैंड डिपेंड करता है क्योंकि वहां से बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो समझ आ गया, ये 3 पॉइंट्स हम ले गए फॉर व्हाई दे शुड नॉट बी कंसर्न्ड। बाकी जनरल है, क्यों कंसर्न्ड होना चाहिए एनीबडी? हम डिमांड पुल, सॉरी जी गो अहेड, सॉरी सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है। नॉट बैड एट ऑल। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन की सोच कुछ और है, जरा क्वेश्चन को देखो। डिसएडवांटेजेस में यस वो भी ले सकते हैं, लेकिन मे बी ही विल नॉट कंसिडर इट एज अ मेन पॉइंट। हम चंद चीजों पे, टूरिज्म पे और इन चीजों पे रिलाई करके बैठ गए, इंपोर्ट्स भी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो क्या मसला हो रहा है? डिपेंडेंसी का क्या इशू हो रहा है यहाँ पे? सर अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपकी टूरिज्म कम हो जाती है तो फिर उसमें इशू आ जाएगा, इसलिए उनको कंसर्न होना चाहिए। बहुत अच्छे। थाईलैंड इज रिलाइंग टू मच ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। Too much on international trade, ठीक है। If there are any external shocks का वर्ड आप लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। External shocks like change in demand patterns, थाईलैंड के टूरिज्म की जगह वो कहीं और जाना शुरू हो जाएं, और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे कंट्रीज के साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स विद ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज, उसके रिजल्ट में क्या होगा थाईलैंड को जी? अगर ट्रेडिंग पार्टनर से मसला हो गया या फिर कोई एक्सटर्नल डिमांड फैक्टर्स चेंज हुए, टूरिज्म वगैरह कम आया, एज अ रिजल्ट ना ये एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकेंगे ना ही इनके पास इंपोर्ट्स आ सकेंगी। थाईलैंड विल सफर फ्रॉम रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड मे बी आउट ऑफ नेसेसिटीज जो ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, या रॉ मटेरियल जो ये बाहर से मंगवा रहे थे, अब नहीं आएंगे तो थाईलैंड विल बी इन ट्रबल बिकॉज टू मच रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हो रही है। तो बच्चे समझ आ गया ये क्वेश्चन और इसका स्केच आपको? एंड पे मुझे बताएं, यू कैन गो आइदर वे, whether they should be concerned or not, एक conclusion देना है। Who would want to do that based on this information? कि पहले हमने कहा जी no need to worry, our balance of trade is surplus, एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा आ रहा है by 37 billion compared to imports which expenditure हो रहा है। So it's helping their economy, aggregate demand boost हो रही है, employment generate हो रही है, प्लस टूरिज्म ग्रो कर रहा है फ्यूचर में। चाइना भी
रीस्टैब्लिश हो रहा है, तो उनका आउटलुक इज कि एक्सपोर्ट सेक्टर और ग्रो करेगा। फिर हमने कंसर्न की बात की कि अगर कोई एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं, लाइक चेंजेस इन डिमांड पैटर्न्स वर्ल्ड वाइड, 9/11 जैसा वाकया होता है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, तो थाईलैंड विल बी लेफ्ट विदाउट maybe some necessities or raw materials that they were getting from imports. अब कंक्लूजन दे दें जी, परेशान होना चाहिए कि नहीं, जिस एंगल पे भी जाएंगे एक्सेप्टेबल है। एनीवन जी प्लीज। on guys, your exams are too close for me to spoon feed you now. कंक्लूजन दें इसका। चले मैं बच्चा चूज करके खुद ही पूछ लेता हूँ। लेट्स सी, मोहम्मद उमर, आप मुझे बताएं बेटे, आप कंक्लूजन दें कि दे शुड नॉट बी कंसर्न। क्यों कंसर्न नहीं होना चाहिए? हम 3 मार्क्स ले चुके हैं पहले, उसके दोनों साइड के 5 मार्क हमें वो दे चुका है। एक कंक्लूजन का हमने फाइनल स्टेटमेंट देनी है। क्यों कंसर्न नहीं होना चाहिए? वही बात दोबारा रिपीट हो सकती है। कम ऑन उमर। सर यही कि उनकी बैलेंस ऑफ ट्रेड फिर अच्छी जा रही है, उनको इस चीज पे कंसर्न अभी नहीं होना चाहिए फिलहाल। जी, बेसिकली आप कहें कि ये उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है। टूरिज्म और एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पर रिलाई करना उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो उसके ऊपर उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर आउटलुक लुक्स गुड, बस खत्म हो गया। उल्टी साइड का कंक्लूजन मुझे दे देंगे मानूर बेटे, आप दे दो। व्हाई शुड दे बी कंसर्न्ड? Sir, वो because स्पेशलाइज कर रहे हैं, कौन से बेनिफिट या see कि वो अगर वो स्पेशलाइज कर रहे हैं तो इवन इफ एनी ऑफ द फैक्टर चेंजेस जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, तो फिर उनके पास कोई और तरीका नहीं है जिसके थ्रू वो इनकम अर्न कर सकेंगे। मेक सेंस। तो इसको हम कहेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन के जो बेनिफिट्स थे, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसके पास बहुत सारी चीजें वो खुद प्रोड्यूस कर रही होती है, तो ये डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी नहीं है। तो दे शुड प्रॉब्ली थिंक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन फॉर फियर दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज। कुछ समझ आया? कंक्लूजन में हमें कोई ऐसी टर्म लेके आए जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज है या डाइवर्सिफिकेशन है, ताकि उसमें एक जरा ज्यादा वेट आ जाए। अदरवाइज योर आंसर वुड हैव स्टिल बीन ऑल राइट। 4 से 5 मार्क्स आप लोगों के आराम से आ जाते। जी, एनी कंसर्न्स विद द फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए? सबको क्लियर है मेरा बेटा? ओके, आई एम गोइंग टू रब इट ऑफ ताकि आप लोगों के पास जरा नीचे वाले क्वेश्चंस देखने में आसानी हो जाए। ओके, नाउ प्लीज गो टू सेक्शन बी एंड आई एम पुटिंग ऑल 3 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। तसल्ली से इसको देखें एंड बच्चे मुझे बताएं, चॉइसेस दें अपनी अपनी, ठीक है? थोड़े से ही बच्चे हो। सो लेट्स स्टार्ट विद, मैं नाम लेता जाता हूँ, फैजान अली। चूज करें अपना क्वेश्चन, टेक योर टाइम। मानूर, एवरीबडी टेक योर टाइम और मुझे बताओ इन 3 में से कौन सा क्वेश्चन चूज करोगे। जो आप चूज नहीं करेंगे वो मैं करवा दूंगा। Sir, I would choose 3. टफेस्ट चॉइस, लेकिन यस, लेट्स सी हाउ वी गो अबाउट इट। ठीक है फैजान, एक बच्चे ने बता दिया जी, और बताएं। Sir, 4. और गुड चॉइस तलाल, गुड चॉइस। मेरी चॉइस नहीं थी सर। हाँ आपकी थी ना? गुड चॉइस। नहीं मेरी थी, अब्दुल नहीं बासित। अच्छा अच्छा, सॉरी, अब्दुल बासित, ठीक है ओके। तलाल का नाम हम यहाँ से मिटा देते हैं जी। तो 1 ईच अभी आप लोग बता चुके हो। दानिश सर मैं बेटे, 2 नहीं करूंगा, सॉरी आप 2 करेंगे तलाल? 2 नहीं करूंगा, बाकी तो हो जाएंगे। 2 अच्छा 2 अब नहीं करेंगे, ठीक है, फिर वो ना कहें जी। तलाल एक फाइनल कर दो, 3 और 4। 3। सर ये जी मिक्स्ड इकोनॉमी के ना थोड़े से कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है सर, वो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा।
ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्लियर नहीं है? अच्छा, जी सर, मुझे नहीं है क्लियर। वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आज ही कर देता हूँ। सर जी वो बेटे। एक्सप्लेन ना नहीं आता मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स मुझे उसके क्लियर है। हाँ, बस सबके होने चाहिए, मैं इंशाल्लाह कराता हूँ। जी बेटे, और बताएं। मानूर, विच वन यू गो फॉर? There two, question number 2. इंटरेस्टिंग। ओके, इसका बी पार्ट का मुझे डर है कि आप गलत कर बैठोगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों का एक ही जगह सी आ गया था बिकॉज ऑफ चूजिंग दिस क्वेश्चन। एनीवेज, लेट्स सी हाउ यू हैंडल इट। जी, और बताएं बेटे। ऑल्दो वी सर ऑलरेडी 3 गॉट हो जाएगा। 3 बोल रहे हैं उमर? जी सर। Okay, chale. I've got most votes are in favor of 3. Although I really wanted to do it. आपको याद है कैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर बर्डन्स दिखाने होते हैं? अगर नहीं याद तो एक दफा मैं करवा दूं। I think I'll start with 3, despite कि आप लोगों ने इसमें कॉन्फिडेंस शो की है। I personally think इसमें मार्क्स लूज होंगे आपके। So I'll just quickly go with 3. Part A in particular, second part तो फिर आसान है और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। जो मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था आपको, नंबर 2। So I'm just gonna quickly go for number 3 first and then handle number 2. फोर्थ वाला मैं इसलिए नहीं करवाऊंगा, वो कामरान मलिक की बुक में है। यूनिट 13 का पहला ही क्वेश्चन वही है। वो मैं आपको, बल्कि आप लोग में से कोई देख के ग्रुप में मानूर आप कर दीजिएगा कि कौन सा पेज बनता है, ताकि हम बच्चों को उसके, या आप बेटे अगर स्नैप्स लेके भेज दो। यूनिट 13 बाय कामरान मलिक, P2 essays, उसकी स्नैप्स लेके पहला ही क्वेश्चन वो 13 का है, ठीक है। तो अब एक बार फिर बेटे क्वेश्चन देख लो, सामने रखते हैं। विद द यूज ऑफ डायग्राम्स, तो डायग्राम या डायग्राम्स बनाने का उसने बात की है। एक्सप्लेन हाउ price elasticity of demand for a product influences the incidence of an indirect tax on that product, ठीक है। PD चेंज होने से कैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर बर्डन पे, इंसिडेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में हम यहाँ पे पीडी को डिफाइन कर देंगे प्लस फॉर्मूला दे देंगे। अब बाय नाउ आई नो ऑल ऑफ यू नो दीज फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस। बस याद रखिएगा, क्वांटिटी ऊपर आती है और प्राइस नीचे आती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर जी इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन कर देंगे, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बर्डन कैन बी पास टू समवन एल्स, मसलन के फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। एग्जाम्पल जनरल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह। तो इनडायरेक्ट टैक्स को भी आपने थोड़ा सा बता दिया। आई वुड लाइक टू समहाउ, ऑल्दो शायद नॉलेज का मार्क यहाँ ना हो, मैं इंसिडेंस को बताना चाहूंगा कि क्या है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, हाउ मच ऑफ टैक्स बर्डन falls on either party, यानी producers या कंज्यूमर, किस पे कितना बर्डन फॉल हो रहा है उसको देखना हमारा इंसिडेंस कहलाता है। आप बेटे क्वेश्चन देखो एक बार फिर। वो कहता है डायग्राम्स बना के दिखाओ मुझे कि कैसे पीडी जब चेंज होती है, इन्फ्लुएंस जो है वो चेंज होता है, कि किस पे कितना बर्डन आ रहा है, वो बात चेंज आती है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले में मैं इलास्टिक पीडी बना रहा हूँ, इलास्टिक डिमांड और नॉर्मल सप्लाई रखेंगे। उसने पीईएस की यहाँ पे बात नहीं की। प्राइस, क्वांटिटी, so I'm going to put a rather elastic demand curve, a normal supply curve, equilibrium बनाया, प्राइस बनी और क्वांटिटी। प्लीज अच्छी तरह कर लीजिएगा। We may not get a question like this again. It's a very good question about the tax burdens. अब जी सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, इक्विलिब्रियम E1 पे आया, थोड़ी सी देखो प्राइस बढ़ रही है। और जब क्वांटिटी पे हम आए हैं तो नई क्वांटिटी पे जाएंगे, पॉइंट ए से E1 वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज पर यूनिट टैक्स। और जब इसको मैं इधर लेके आऊंगा, P2 लिख दिया, P2 टू P1 पर यूनिट टैक्स और टोटल टैक्स P2 P1 E1 A।
अब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये किसका बर्डन है, कंज्यूमर का या प्रोड्यूसर का? कंज्यूमर का सर। हाँ, ये when the demand is elastic, consumers are price sensitive. A small increase in price due to tax will make many of them switch away. Consumer burden is only the area POP1E1B. ठीक है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा. और नीचे वाला प्रोड्यूसर बर्डन है. Producer will take the more of the incidence of the tax because of elastic demand. P2POBA will be the producer's burden. तो ये तो हमने दिखा दिया कंज्यूमर बर्डन, प्रोड्यूसर बर्डन विद एन इलास्टिक डिमांड कर्व. किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी अगेन. चलिए इस पे थोड़े से मैं आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा दूं. टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना मिल रहा है गवर्नमेंट को? P2P1E1B. उसमें से कंज्यूमर कितना दे रहा है? POP1E1B. नो सॉरी, गवर्नमेंट को था P2P1E1A और कंज्यूमर दे रहा है POP1E1B और प्रोड्यूसर दे रहा है P2POBA. राइट बच्चों, सबको क्लियर है? अगर खामोशी रही तो मैं यही समझूंगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क. ऑलराइट जी, आई एम ड्राइंग द अदर ग्राफ. सर ये गवर्नमेंट टैक्स वाले का जरा एक और बार बता दें, गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है? श्योर. बेटे सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों हुआ था? टैक्स की वजह से. तो नई क्वांटिटी पे अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस लो, ए से लेके E1 पर यूनिट टैक्स है, उसको जब हम प्राइस वाली एक्सेस पे लेके जाते हैं तो P2P1E1A ये सारा गवर्नमेंट को मिल रहा है. जितनी प्राइस बढ़ी थी वो कंज्यूमर दे रहा है, बाकी की जो कॉस्ट बढ़ी थी प्रोड्यूसर दे रहा है. क्लियर हो गया? यस सर. ओके. अब जी टू हाईलाइट इट मोर, मैंने बहुत ज्यादा इनइलास्टिक डिमांड कर्व लगा दिया, नॉर्मल सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम लिया, price, quantity, and as a result of shift of supply curve to the left because of rise in cost of production due to tax, new equilibrium is E1, price rose by a lot and quantity fell by a little. अब नई क्वांटिटी पे जाके देखते हैं जी. वर्टिकल डिस्टेंस A to E1 is the amount of tax. सिर्फ इतनी सी कॉस्ट जो है वो आ रही है प्रोड्यूसर्स पे. फैजान मुझे बता दो इस ग्राफ के मुताबिक कंज्यूमर बर्डन के फिगर्स बोल दो, चारों साइड्स बोल दो. कंज्यूमर बर्डन कितना है मेरा बेटा? बेटे जितनी प्राइस बढ़ती है वो कंज्यूमर दे रहा होता है, तो बोल दें बेटे पूरा वो जो एक रेक्टेंगल सा बन रहा है. नहीं आ रहा तो पूछ लो बेटे. सर मैं बता दूं? एक मिनट पहले फैजान से एक बार जरा मैं कंफर्म कर लूं. फैजान नहीं आ रहा बेटे? कंप्लीटली नहीं सर, कंप्लीटली नहीं आ रहा है. आई गेस ये नहीं सर, नहीं समझ आ रहा. नहीं, कितनी प्राइस थी पहले जो कंज्यूमर दे रहा था ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे? अब सर P0. आप कितनी दे रहे हैं? सर P1. तो ये तो ये E1 रखा है। P1 P0 और E0 हो जाएगी. नहीं, E0 नहीं बेटे. PO P1 क्वांटिटी अब इतनी है सिर्फ Q1 तक. P0 P1 E1B ये तो डेड वेट लॉस है ना, ये तो इलाका. हाँ जी सर, B वो हाँ. E0 और B इकट्ठे लिखा हुआ था. आई हाँ, गेस कि B होगा. अब बिल्कुल सही है. तो दानिश आप बता दें प्रोड्यूसर का कितना सरप्लस कम हो रहा है? सर P2AB. P2POBA बेटे, E नहीं. P2POBA. ठीक है? सर. हाँ बिल्कुल सही है. अब अगर सबको समझ आ गया है तो मुझे बता दें, अगर नहीं तो मैं फिर समझा दूं. इस केस में बड़ा बर्डन आया कंज्यूमर पे, थोड़ा सा इंसिडेंस आया प्रोड्यूसर पे. तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया. इफ डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है, मोर बर्डन विल बी ऑन प्रोड्यूसर बिकॉज कंज्यूमर स्विच अवे कर जाएगा. हमने ग्राफ से दिखाया POP1E1B और प्रोड्यूसर पे था P2POBA. जबकि जब हमने इनइलास्टिक डिमांड कर्व लगाया ऑन द राइट साइड, कंज्यूमर बर्डन वाज ग्रेटर POP1E1B क्योंकि प्राइस बढ़ने के बावजूद सिगरेट्स वगैरह से कंज्यूमर स्विच अवे नहीं कर सके, डीमेरिट गुड्स या नेसेसिटीज थी. और
प्रोड्यूसर्स पे पड़ा P2POBA, मैंने ए थोड़ा सा इस साइड पे लिख दिया था तो इसलिए शायद उसको कंफ्यूजन हो रही थी। जी बेटे सबको क्लियर हो गया? शैल आई मूव ऑन? सर इस ग्राफ को एक्सप्लेन भी करेंगे ना फिगर्स के साथ? करेंगे बेटे, बिल्कुल करेंगे। तो आप बताइएगा कि लेफ्ट साइड डायग्राम, इसको फिगर ए कर दीजिएगा, शोज इलास्टिक डिमांड। इन दिस द ग्रेटर बर्डन इज ऑन प्रोड्यूसर्स व्हिच इज P2POBA एंड लेसर बर्डन इज ऑन कंज्यूमर POP1E1B। ठीक हो गया बेटे? A to E1 was per unit tax, समझ आ गया? या P2P1E1A was total tax, ये Yes, बताना sir. होता है। ओके जी, फैजान टोटली क्लियर है बेटे आपको? जी सर, टोटली क्लियर है। ओके वंडरफुल। तो ये पहला पार्ट हो गया जी। अब बी पार्ट देखें। इसको मैं जुबानी आपको करवा रहा हूँ, इतना इलेबोरेट क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए वो क्या कह रहे हैं जी, indirect taxes reduce consumer surplus and should therefore never be imposed in a mixed economy. Discuss this view. ठीक है, तो पहले तो हम अगेन ऑल्दो पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन बता देंगे जी indirect taxes are levied या imposed on spending on goods and services. They raise cost of production, supply shift to the left and prices rise. ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बता दीजिएगा, आपने पहले यूनिट में बना चुके हैं, आप बता दीजिएगा कि क्वेश्चन ए में रेफर टू क्वेश्चन ए's ग्राफ, consumer surplus will be reduced but will depend upon elasticity. If demand was inelastic, a greater amount of consumer surplus will be reduced, but if the demand was elastic, a very small amount of consumer surplus will be reduced. ठीक है? Having said that, ये मसला भी है, इसके अलावा और भी कुछ डिसएडवांटेज, सॉरी मैं इसकी मार्क्सिंग तो लिखी नहीं, up to 4 for do they reduce, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, और अदर प्रॉब्लम्स उनकी बताना बस। तो पहले आपने बताया जी वाकई ये कंज्यूमर सरप्लस को कम करते हैं, स्पेशली जब डिमांड इनइलास्टिक हो, कंज्यूमर स्विच अवे नहीं कर सकता और मेजर पोर्शन, मेजर इंसिडेंस उस पर गिरता है। साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिग्रेसिव होते हैं, गरीबों पे ज्यादा बर्डन पड़ता है, इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज करते हैं, बिकॉज इनके लगने से ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और प्राइस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो 2-3 इसकी प्रॉब्लम्स बता दिए और बताया कि वाकई कंज्यूमर सरप्लस को कम करता है। लेकिन अब हम इसके हक में केस बना रहे हैं कि डिस्पाइट रिडक्शन इन कंज्यूमर सरप्लस, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। तो अप टू 4 व्हाई दे शुड बी इम्पोज्ड, हम बात करते हैं जी। yes they do reduce consumer surplus, but when demand is elastic the fall in consumer surplus is very low. ठीक है? Secondly, these revenues can be used by the government to provide merit goods and public goods, develop infrastructure, etc. Indirect taxes can be used to control the inflow of imports into the country. टैरिफ भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ताकि लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके, सनसेट सनराइज इंडस्ट्री को बचाया जा सके। इनडायरेक्ट टैक्सेस डीमेरिट गुड्स वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं, उनकी कंजम्पशन को। तो आखिर में इवैल्यूएशन क्या कहेंगे? एज डिस्कस्ड अबव, indirect taxes do reduce consumer surplus only when demand is very inelastic. They should be imposed on goods like demerit goods to protect domestic industries from international competition such as sunset and sunrise industry, but they should never be imposed on necessities and on merit goods because they are beneficial for the economy and have welfare impact. Clear हो गया मेरा बेटा क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन? सर मेरा एक सवाल है। जी बेटे श्योर। एक 4 मार्क के आपने एनालिसिस किए, हाउ डिड रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस, तो सर 4 मार्क्स में तो सर द रेस्ट ऑफ द 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस में हम ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि हाउ अगर इलास्टिक है डिमांड तो वो प्रोड्यूसर सरप्लस को भी कम करता है, तो यानी इसको नहीं हम रेफर करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस की बात की बेटे, ठीक है? तो वी शुड नॉट ड्रिफ्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। पहले पार्ट में मैंने क्या बात की कि यस दे डू रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस स्पेशली व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, लोग स्विच अवे, इन इलास्टिक लोग स्विच अवे नहीं कर सकते। साथ में इनका रिग्रेसिव इफेक्ट भी है। हम उसकी स्टेटमेंट को कि दे शुड नॉट बी इम्पोज्ड को एनालाइज कर रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं कि यस ठीक कह रहे हो, भी नहीं लगाने चाहिए।
रिग्रेसिव हैं, इनकम गैप्स को बढ़ाते हैं, इनकी वजह से डायरेक्टली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। लेकिन क्यों लगाने चाहिए? जब इलास्टिक डिमांड तो कंज्यूमर सरप्लस पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लोग स्विच अवे कर जाते हैं, उस पर बर्डन नहीं पड़ता, प्रोड्यूसर पे पड़ता है, आप कह दो बेशक। लेकिन फायदा क्या है जी? इससे गवर्नमेंट इस रेवेन्यू से बड़ा कुछ अच्छा कर सकती है, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती है। फिर इनके थ्रू आप इंपोर्टेड गुड्स को अपने मुल्क में आने से कम कर सकते हो, टैरिफ भी इनडायरेक्ट टैक्स है, लोकल इंडस्ट्री को बचा सकते हो, साथ में डिक्लाइनिंग सनराइज इंडस्ट्री को बचा सकते हो, डीमेरिट गुड्स पे लगाया जाता है, पोल्यूशन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज पे लगाया जा सकता है। तो इसके फायदे बताएं। और एंड पे वैल्यूएशन में कहा जी कि यस दे डू रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस स्पेशली व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक, बट they should be only imposed, but they should not, but they should be imposed because they help us controlling production and consumption of demerit goods, control pollution उन पे लगा के, फिर protect domestic industry from international competition, especially sunset sunrise industry, but they should never be imposed on merit goods and necessities because then they will reduce the welfare and cause inefficiency. जीतलाल यही बात कहना चाह रहे थे सर? हाँ जी सर, ठीक है। Good enough जी। Anybody, any question? Okay, मानूर मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। मेरे पास आजकल बहुत सारी असाइनमेंट्स आई हुई हैं, आपके बच्चे भी सबमिट करें, बाकी स्कूलों की भी, एंड आई गॉट अ टेस्ट कंडक्टेड जिसको मैं चेक करना सारी रात आज तकरीबन। तो प्लीज ये 4A एंड B का A मैं करवाता हूँ बिकॉज दैट्स नॉट इन दैट क्वेश्चन। B का जो है आप कामरान मलिक की बुक से रेफरेंस पेज और पिक्चर्स प्लीज लगा दो, ठीक है, ताकि बच्चे जो देखना चाहें उसको देख लें। ठीक है मानूर जी ओके यूनिट सर 13 है बेटे। जज़ाकल्लाह बेटे। लेट्स नाउ लुक एट द लास्ट वन। ये हम पहले कर चुके हैं समथिंग सिमिलर। डिस्कस वेदर ए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा ये तो हम सॉरी कामरान मलिक से करना है, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखना था। जी बेटे अब क्या क्वेश्चन था? एक्सप्लेन हाउ ए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन and a rise on economies exchange rate yani appreciation या revaluation can cause a deficit in economy's current account of balance of payment. I think you should know it by now. Let me see the kids and shoot the question once by। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम मैं काम कराऊं और ज्यादा आप खुद करें। अब्दुल बासित अस्सलाम वालेकुम, मैंने देखा नहीं था कि आप आए हुए हैं। जी अब्दुल बासित मुझे बेटे बताओ पहले, इन्फ्लेशन से करंट अकाउंट बैलेंस क्यों डेफिसिट होने का चांस है? एक्सपोर्ट्स पे असर सोचो, इंपोर्ट्स पे असर सोचो और मुझे बताओ। सर इन्फ्लेशन से जो हमारी एक्सपोर्ट गुड्स होती हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारी फॉरेन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी वो गिर जाएगी और हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। और बहुत अच्छे। और इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा? हमें इंपोर्ट्स सस्ती लगेंगी, राइट? इंपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट्स इंक्रीज। वेरी गुड। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है। यहाँ पे जे कर्व के हवाला देना है, बट इट विल हैपन ओनली इन द लॉन्ग रन। इन द शॉर्ट रन demand for exports and imports tends to be inelastic, so in the short run current account balance will further go into deficit, but in the future when demand becomes elastic, yes current account will go into deficit, currently sorry वक्ती तौर पे surplus में चला जाएगा, क्योंकि महंगी होने के बावजूद इनइलास्टिक डिमांड है, एक्सपोर्ट्स बिकती रहेंगी, इंपोर्ट्स हम ज्यादा नहीं खरीदेंगे सस्ती होने के बावजूद, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। तो जे कर्व इफेक्ट के मुताबिक शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन विल make the current account further surplus, but in the future when demand becomes elastic it will cause a deficit. ये समझ आ रहा है? ये मैं लिखवा दूं बेटे, ये जे कर्व वाली बात अगर आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है तो मैं आपको लिखवा दूं, 4 मार्क्स तक पूरे होंगे। चलें एक बार फिर सुन लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। ये जे कर्व वाला लिखवा दें, जे कर्व वाला। सॉरी जे कर्व वाला दोबारा कर लें, ठीक है। पहले मुझे जुबानी देखो शायद दोबारा रिपीट में समझ आ जाए। दूसरा पार्ट वो क्या कह रहे हैं, सॉरी मैंने इसका अगेन जल्दी की है। इन्फ्लेशन को डिफाइन करना जी, persistent rise in the general price level over a period, exchange rate is price of one currency in terms of an other, ठीक है जी। सो अब इन्फ्लेशन का हम कर चुके हैं, एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। A rise in exchange rate will make exports expensive, their demand should fall,
Whereas imports will seem cheaper, their demand should rise, current account should turn into a deficit, but it will only happen in the long run, because in the short run, demand for exports and imports are both inelastic, contracts are signed. Hence, despite appreciation of exchange rate, exports becoming expensive, still people will keep buying them. Imports becoming cheaper will still not increase their demand. As a result, वक्ती तौर पे current account surplus will increase, but in the future it will decrease. अभी भी अगर समझ नहीं आया तो मैं लिखवा के कराता हूँ. जी guys, please. सर इसका एनालिसिस जो है इन्फ्लेशन का कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से, यानी वो हमारी एक्सपोर्ट्स इनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी और हमारी इंपोर्ट्स हमें सस्ती लगेंगी, दोनों की एनालिसिस सेम नहीं है, तो वो रेपिटेटिवनेस नहीं हो जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है बेटे. इन्फ्लेशन की वजह से भी, महंगाई की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हुई थी. इफेक्ट तो तभी आएगा ना, एक्सचेंज रेट की वजह से भी महंगी हुई थी, बिकॉज करेंसी ऊपर चली गई थी, नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज करेंसी. बात वही है, बिल्कुल यही आंसर, बेफिक्र होकर लिख लेना. मैं आपको दिखाता हूं इसकी मार्क्स की. ये देखो बेटे, एक सेकेंड. समर 18 है, तो आई जस्ट क्विकली ट्राई टू पिक अप इट्स मार्क स्कीम. यस, अभी फिलहाल आपको क्लियर करता हूँ. गुड क्वेश्चन, डोंट यू वरी, ये रिपीटेटिव नहीं है. दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज. अक्सर चीजों के सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं. प्राइस राइज हुई है ना, चाहे इन्फ्लेशन की शक्ल में हुई हो, चाहे एक्सचेंज रेट की. सो आई डोंट थिंक इसकी मार्क स्कीम थी. आई जस्ट रिमेंबर्ड इस पेपर की मार्क स्कीम नहीं आई थी, मैंने कहीं से फिर बाद में अरेंज की थी. लेट मी क्विकली सी इफ इट्स द सेम क्वेश्चन. नहीं, इसमें तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आ गया है. प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, हाँ क्रॉस इलास्टिसिटी पे थर्ड क्वेश्चन आ गया. ये वाकई इसकी मार्क स्कीम नहीं है. तो फिलहाल डोंट वरी, आई विल फाइंड द मार्क स्कीम एंड सेंड यू इन द ग्रुप. बेफिक्र हो कैसे करना है. अगर आप लोगों को जे कर्व में मसला आ रहा है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का इशू आ रहा है, तो मैं आपको ये डिटेल में करवाता हूँ, मुझे बता दें. अगर क्लियर है तो अगर दोबारा वीडियो देख के समझ आ जाता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ट्वाइस नाउ, कि इन्फ्लेशन के रिजल्ट में भी एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, लेकिन शॉर्ट रन में महंगी होने के बावजूद एक्सपोर्ट्स की डिमांड उतनी नहीं गिरेगी. इनइलास्टिक डिमांड है, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इंपोर्ट पे एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा. सस्ती होने के बावजूद हम इतनी नहीं ले सकेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए. हाँ, फ्यूचर में जब डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, जे कर्व कंडीशन मेट हो जाएगी, सॉरी मार्शल लर्नर कंडीशन मेट हो जाएगी, तब जाके करंट अकाउंट डेफिसिट होगा. ऑल क्लियर बच्चों? प्लीज बताएं, इतनी खामोशी ना रखें. इफ यू वांट टू डू दिस क्वेश्चन इन डिटेल, यस, लेट मी नो. अदरवाइज इफ यू अंडरस्टूड इट, ऑल गुड. सर डिटेल में करवा दें. करवा दो. At least somebody spoke. I thought everybody has gone to sleep. Let's see जी. ये क्वेश्चन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाला मैं आपको जल्दी से कराता हूँ. एंड दिस इज अ गुड आइडिया, बिकॉज जे कर्व एंड तक बच्चों को तंग करता है, इसके एमसीक्यूज भी गलत कर देते हैं. बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है. कंट्रोल सी, लेट्स गो टू द नोटपैड एंड क्विकली डू दिस. जी, it's going to take a couple of seconds. अभी जैसे ही खुलता है. Excuse me, sir. जी जुनैद. सर वो आज ना नेट बहुत मसला कर रहे, तो सर अभी भी शायद डिस्कनेक्ट हो जाए, तो सर ये वीडियो आज ही आप रात को पोस्ट कर देंगे? आज रात को 12 बजे से पहले पहले लग जाएगी इंशाल्लाह. चलें ठीक है सर, थैंक यू सर. वेलकम बेटे. चलें जी, ये मैंने क्वेश्चन मुझे सिर्फ पोस्ट ये कर बता दिया दें, है. क्वेश्चन कौन सा करवा रहे हैं बेटे? यही जे कर्व वाला ए पार्ट. बी पार्ट तो कामरान मलिक की बुक से हुआ है, उसका मानूर लगा देंगी तो, और मैं आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है? ओके सर, ओके. ऑलराइट जी, तो आई एम जस्ट क्विकली डूइंग इट नाउ. वेयर इज माय कर्सर? थोड़ा स्टक है बेटे, जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, देयर वी आर. इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, या ताकि इट्स इजीली विजिबल.
and let's make a proper thorough attempt at this question, क्योंकि ये J curve का मुझे खुद भी माइंड में था कि बच्चों को दोबारा करवाना है। राइट जी, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम, जिस बच्चे को डेफिनेशन ना आती हो प्लीज पूछ लीजिएगा। हम 2 मार्क्स के लिए इन्फ्लेशन को डिफाइन करेंगे और एक्सचेंज रेट को डिफाइन करेंगे। एप्रिसिएशन से क्या मुराद है, राइज इन एक्सचेंज रेट। डिफाइन इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज एप्रिसिएशन स्लैश रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, एप्रिसिएशन डिमांड सप्लाई से होती है ऑफ एक्सचेंज रेट। जी, कोई बच्चा बताए किसी को इसमें मसला? सबको आती है डेफिनेशन? तो 12 सेकंड खामोश रहिएगा अगर सबको आती है। yes, आती है तो लेट्स मूव ऑन टू इन्फ्लेशन, especially if cost push will raise the cost of producing exports। जो हम चीजें बाहर बेच रहे थे उनकी कॉस्ट बढ़ गई। their price will rise, producer pass on कर देगा कंज्यूमर को, their price will rise and international competitiveness will fall, यानी compete करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। competitiveness will fall, ठीक है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू यानी एक्सपोर्ट से जो हमें इनकम आनी थी, एक्सपोर्ट रेवेन्यू विल फॉल। ये हो गया जी। अब इंपोर्ट साइड पे जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट इफ हायर देन अदर कंट्रीज, इफ, रीजन बताते हैं हमेशा इकोनॉमिक्स में बेटे, इफ हायर देन अदर कंट्रीज क्या होगा? The country's imports will appear cheaper, imports will be cheaper and their demand will rise, ठीक है, increasing import expenditure, ठीक है। This should lead to a current account deficit. However, in the short run, demand for exports and imports is inelastic due to contractual obligations। तो मैं contracts लिख देता हूं यहाँ पे, due to contracts, ठीक है। In short run, current account may become more surplus। एक्सपोर्ट्स महंगी होने के बावजूद लोग लेते रहे, इंपोर्ट सस्ती होने के बावजूद भी आप ज्यादा नहीं खरीद सके बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बाउंड थे आप। may become more surplus, but once Marshall Lerner, the economist का नाम था, condition is met, यानी डिमांड फॉर बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स मिलके इलास्टिक हो जाएं, बल्कि मैं लिख देता हूं, दैट इज joint PD for exports and imports is greater than 1, यानी इलास्टिक हो गई। इन लॉन्ग रन क्या होगा जी? करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिनेटली हो जाएगा, जो उसने क्वेश्चन पूछा था। इन लॉन्ग रन
current account will turn. आजकल पाकिस्तान जेकब के बाद इसका करंट अकाउंट बेहतर क्यों हो रहा है? सस्ती हुई थी करेंसी, चीजें सस्ती हुई थी। अब जब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बाहर वालों की खत्म हुई, उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा खरीदना शुरू कर दी, हमने इंपोर्ट्स कम करना शुरू कर दी। इन लॉन्ग रन करंट अकाउंट विल टर्न इनटू डेफिसिट। किसी बच्चे को अब प्रॉब्लम हो मेरे बेटा, प्लीज बता दीजिएगा। सेम चीज करेंगे एक्सचेंज रेट का भी। इन्फ्लेशन की तरह एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होने से भी एक्सपोर्ट्स महंगी, डिमांड कम, एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर सकता है। इंपोर्ट सस्ती, हम ज़्यादा खरीदेंगे, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन शॉर्ट रन में यहाँ से स्टार्ट करोगे, लेकिन शॉर्ट रन में डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज इनइलास्टिक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट्स। In short run, current account may become more surplus, but once Marshall-Lerner condition is met, यानी कि joint PD of for exports and imports is greater than 1, in long run, current account will turn into a deficit. जी बेटे, कोई question before I close the class? अब हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया। No question. Shall I close it? Hello. Shall I close it? No, sir. Yes, sir. Okay, बेटे, कोई मसला नहीं है, तो let's finish the class. थोड़ा सा interactive हो जाएं, और I hope कि एग्जाम आपके बहुत अच्छे हों. Some of you are really good students, and inshallah ta'ala, let's work on that. Hopefully, it'll all come together. All right, जी, तो I'm stopping the recording. Sir. जी मेरा बेटा.